हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफ़ी, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके सीटेट पेपर 2 के लिए। इससे पहले हमने 6th, 7th, 8th की हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियोस आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आज हम क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात या जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं इसका आंसर, उसे पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि देखिए, जो चंद्रमा होता है हमेशा हमें एक जैसा दिखाई नहीं देता है। अलग अलग समय पर ये हमें अलग अलग शेप का दिखेगा, अलग अलग, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है। तो जिस दिन हमें ये पूरा दिखाई देता है उस दिन पूर्णिमा कहलाती है। नए चंद्रमा की रात यानी कि पूर्णिमा के 15 दिन बाद जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसे नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, ज़्यादातर ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे तारे हो गए, तारे खगोलीय पिंड है। ऐसे जो हमारा सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है। सूर्य एक तारा है। नक्षत्र मंडल क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, नक्षत्र मंडल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो तारों के विभिन्न समूह होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं, उनको ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है और इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं हम रात के समय आसमान में। उसके बाद नेक्स्ट है कि सप्तऋषि क्या है। तो देखिए, सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत, यानी कि 7 तारों का समूह जो कि नक्षत्र मंडल है। एक अर्सा मेजर जिसकी हमने अभी बात की थी उसी का ही एक भाग है और इसी को सप्तऋषि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर दिशा को कौन सा तारा बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है और इसलिए इसे अटल तारा भी कहते हैं और ये हमेशा उत्तर दिशा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जिन खगोलीय पिंडों में अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए, उनको हम ग्रह कहते हैं और ये क्या करते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है एक ग्रह और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और सूर्य एक तारा है। और ये कि जो ग्रह शब्द है इसको अंग्रेज़ी में प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रीक शब्द है एक प्लैनेटाई जिससे बना है और उस प्लैनेटाई का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, अगला है कि हमारी पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है तो इसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होगी, तो ये कहाँ से प्राप्त करेगी, सूर्य से। और सूर्य क्या है, एक तारा है। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह हैं जिनमें से 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं, जो कि हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इन तीनों ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देते हैं और हम दूरबीन की सहायता से इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का निर्माण किन से मिलकर हुआ है। तो हमारे सौर मंडल का निर्माण सूर्य और हमारे 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। और जो हमारा सौर मंडल है या जिसे हम सौर परिवार कहते हैं उसका मुखिया सूर्य माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन सबसे नज़दीक का तारा है ये और इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा प्रकाश है और हमारी पृथ्वी के लिए ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत भी सूर्य ही है। अगला है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम क्या हैं। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं हमारी सौर मंडल के। उसके बाद है कि सौर मंडल के ग्रह जो निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस चक्कर को क्या कहते हैं।
उस जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कक्षा कहा जाता है। यानी कि ये जो सारे ग्रह हैं एक दीर्घवृत्ताकार उसमें फैले हुए हैं रास्ते में, और ये हर ग्रह की अपनी कक्षा होती है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध हो जाएगा, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सूर्य का चक्कर लगाने में से कितने दिन का समय लगता है, तो मात्र 88 दिन का समय लगता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है। अगला है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो शुक्र हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। बौना ग्रह, तो देखिए बौना ग्रह हमारा प्लूटो, जिसे पहले ग्रह माना जाता था, पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि एक बौना ग्रह है और इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति क्या है, तो देखिए प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो देखिए 8 मिनट का, लगभग 8 मिनट का जो समय है वो लगता है। अगला है कि सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर किसने कदम रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति। 1969 में इन्होंने चांद पर कदम रखा था। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, तो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, देखिए प्रश्न आ गया, तो हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो देखिए इसका आंसर है 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमसे। इसके बाद नेक्स्ट है कि उपग्रह क्या होता है, तो देखिए उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जो ग्रह होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला है कि अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम, तो देखिए एक तो होते हैं प्राकृतिक उपग्रह जैसे हमारा चंद्रमा, एक होते हैं मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है, जो वैज्ञानिक बनाते हैं, और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और इन्हें रॉकेट से भेजा जाता है। तो कुछ भारतीय उपग्रह हैं IRS, इनसेट, एडुसेट, ये कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो लगभग 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अगला है हमारा कि शुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। अब देखिए ये शुद्ध ग्रह होते क्या हैं, जैसे तारे ग्रह उपग्रह होते हैं, ऐसे ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ये जो शुद्ध ग्रह हैं ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, और बहुत साल पहले ये विस्फोट के कारण टूटकर इनसे अलग हो गए थे। अगला है कि उल्का पिंड क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है, और ये कभी कभी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, और वायु के साथ घर्षण होने से ये कभी कभार गर्म हो जाते हैं और चल जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का निर्माण किन से मिलकर होता है, तो आकाशगंगाओं से मिलकर होता है। अब देखिए आकाशगंगा क्या होती है, जब कभी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें एक सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, और ये सफ़ेद पट्टी किससे मिलकर बनी होती है, तारों से। तो लाखों तारों का समूह जो होता है वो आकाशगंगा कहलाती है, या इसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। और जो हमारा सौरमंडल है ये इसी आकाशगंगा का एक भाग है, ठीक है। और जो लाखों आकाशगंगाएं हैं वो मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है कि एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए उसे कहेंगे विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त इसका आंसर हो जाएगा।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके बाद है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मकर रेखा, यानी कि उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। उसके बाद नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंध क्या है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो स्थान होता है उसे उष्णकटिबंध कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं पूरे वर्ष, और इनमें वर्ष में एक बार ऐसा आएगा जब बिल्कुल इनके ऊपर होता है सूर्य, और सबसे ज़्यादा ऊष्मा इन्हीं स्थानों पर प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंध कहा जाता है। और कर्क रेखा के बाद का जो स्थान होगा और मकर रेखा के बाद का होगा, वहाँ कभी भी सीधा सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, हमेशा तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कि भारत का मानक यामी उत्तर क्या है? तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी, और यही भारत का यहाँ से समय माना जाता है जो कि पूरे देश में चलता है। नेक्स्ट है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो रूस में 11 मानक समय माने जाते हैं। हमारे भारत का एक ही है जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है 82.5 डिग्री, और लेकिन रूस में 11 मानक समय माने जाते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती रहती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो उसकी कक्षा है वहाँ जो वो घूमती है उसको कहते हैं परिक्रमण, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है कि प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और इसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है, एक घूर्णन काल को। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दिन एवं रात क्यों बनते हैं? तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यानी कि अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती रहती है उसी के कारण दिन एवं रात की घटना होती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 365 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन का समय लेगी। इसके अलावा 6 घंटे का समय लेती है, लेकिन ये जो 6 घंटे होते हैं ये हर साल नहीं जोड़े जाते हैं, ये 4 वर्ष में जब ये 24 घंटे हो जाते हैं तब इनको जोड़ देते हैं। किस महीने में? फरवरी महीने में। तो उस वर्ष फरवरी 29 माह की होती है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ेंगी? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इस समय क्या होगा? सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और इसे उत्तर अयनांत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अयनांत कहते हैं इस घटना को। नेक्स्ट है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव की तरफ सूर्य झुका होता है, इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, और इस दिन यहाँ पर सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और इसे दक्षिण अयनांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। हमारे यहाँ जो क्रिसमस आती है वो सर्दियों में आती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी होती है। नेक्स्ट है कि विषुव किसे कहते हैं? तो देखिए, जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं उस घटना को विषुव कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो सूर्य होता है वो ना उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है ना दक्षिणी ध्रुव की तरफ, बीच में होता है, और इसलिए पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन एवं रात बराबर होते हैं, और इसे विषुव कहते हैं। और विषुव की ये जो घटना है ये कब होती है, यानी कि कब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ेंगी? तो इसका आंसर है 21 मार्च को और 23 सितंबर में, कि वर्ष में 2 बार ऐसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो देखिए अब हमारे जो प्रश्न आ गए हैं वो मानचित्रों से आ चुके हैं। तो देखिए भौतिक मानचित्र वो होते हैं जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इन सभी को जो मानचित्र दर्शाते हैं वो भौतिक मानचित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो राज्यों, नगरों,
शहर गांव और विश्व के जो विभिन्न देश हैं और उनकी सीमाएं हैं, उनको जो दर्शाएंगे वो राजनीतिक मानचित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो सड़क को दिखाने वाले, वर्षा को दिखाने वाले, उद्योगों आदि के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। और कौन से हैं वो 3 घटक। तो दूरी, दिशा और प्रतीक। नेक्स्ट है कि खाका क्या होता है। तो देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है वो खाका कहलाता है। जैसे कि अगर हम किसी कमरे का एक पैमाना बना लें तो उसे हम खाका कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे भूमंडल कहते हैं, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं उसे हम भूमंडल कहेंगे। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल। जहाँ जल पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे। तो जलमंडल। बहुत ही आसान से प्रश्न है ये, पर रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लास्ट टाइम का रिवीजन आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को जीवमंडल कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भूमंडल जो होता है जिस पर हम रहते हैं, यानी कि पृथ्वी का ठोस भाग, वो किसका बना होता है। तो इसका आंसर होगा कि चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलकर ये बनता है और इसी में जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो इसमें से बड़े स्थलीय भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बड़े जो जलाशय होते हैं उनको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय बेसिन। देखिए, विश्व के जितने भी महासागर हैं सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे गहरा भाग क्या है या कौन सा है। तो मेरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है। तो 11,022 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नोरगे शेरपा थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और पहली महिला पूछी जाए अगर आपसे विश्व की, तो जापान की जुंको ताबेई थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला, वो विश्व की पहली थी और ये भारत की पहली हैं, तो बछेंद्री पाल थी। ठीक है। और 1984 23 मई को ये माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने अपना कदम रखा था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं और ये जल राशि यानी कि महासागरों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब देखिए, ये 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो इनके नाम एक बार देख लेते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और नेक्स्ट है अंटार्कटिका। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो यूराल पर्वत है जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं। तो यूरेशिया कहेंगे इसे। नेक्स्ट, यूरोप महाद्वीप से कौन सा वृत्त गुजरता है। देखिए, इस बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे याद करने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इजी क्योंकि 6th क्लास की बुक है, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन हम सभी जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूरोप महाद्वीप से जो वृत्त गुजरता है वो है आर्कटिक वृत्त। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला हो गया एशिया,
दूसरा है अफ्रीका। नेक्स्ट है कि किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर यानी कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरेंगी, तो वो हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म रेगिस्तान, देखिए एक प्रश्न तो हमारा यहीं से बन गया कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान। लेकिन ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो हो जाएगा आपका आंसर अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और नील नदी भी अफ्रीका से गुजरती है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस संधि से जुड़े हैं, तो देखिए पनामा स्थल संधि है, यानी कि एक ज़मीन का छोटा सा पतला सा टुकड़ा। कई देश जो होते हैं वो जल संधि से जुड़े होते हैं और ये स्थल संधि से जुड़े हैं। तो पनामा स्थल संधि है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज़ है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और ये किस महाद्वीप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए अभी सबसे लंबी थी नील नदी, और बड़ी नदी की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा अमेज़न, और ये किस महाद्वीप में है अमेज़न नदी, तो आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है, और ऐसा स्थान जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, तो इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है और वहाँ कोई भी मानव निवास नहीं करता है, तो ये अंटार्कटिका है। और यहाँ पर देखिए जो शोध केंद्र है वो है यहाँ पर, और भारत के जो शोध केंद्र हैं उनके नाम हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अगला है हमारा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71%। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है, तो 0.03% ही ऐसा जल है जो पीने योग्य है, बाकी सभी जल खारा है और या फिर पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। 5 महासागर कौन से हैं, अभी हमने 7 महाद्वीप देखे, अब 5 महासागर हैं। तो पहला है प्रशांत, अटलांटिक महासागर, नेक्स्ट हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, और हमने अभी देखा था कि जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त वो प्रशांत महासागर में ही है। अंग्रेज़ी भाषा के एस अक्षर के आकार का जो महासागर है वो कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है जो एस के समान है। नेक्स्ट है कि किस महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत ज़्यादा दंतुरित यानी कि कटी फटी है और अनियमित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो देखिए ऐसी जो तटरेखा होती है वो बंदरगाहों के लिए बहुत ही आदर्श मानी जाती है, इसीलिए व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्तम महासागर भी अटलांटिक महासागर को माना जाता है। नेक्स्ट है कि त्रिभुजाकार महासागर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। ये जो हिंद महासागर है इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक जो महासागर है वो और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो बेरिंग जल संधि है जो इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। इनके नाम क्या है, तो देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, देखिए यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बनता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये हमारी वायुमंडल की 5 परतें हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 78%। और अगर ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछें तो 21%। इसके बाद है कि प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है,
तो नाइट्रोजन और सांस लेने के लिए हमें पता ही है ऑक्सीजन होती है। पृथ्वी के द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा है उसको कौन सी गैस अवशोषित करती है जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है जिससे पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होती है, उसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं? तो उसे अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पर्वतों पर जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो यूरोप में है ये पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि पर्वतों के 3 प्रकार कौन से होते हैं? तो वलित पर्वत, प्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत, ये पर्वतों के 3 प्रकार हैं। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। मनाकी पर्वत कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है, और ये सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी पर्वतों के 2 उदाहरण। तो अफ्रीका का एक माउंट किलिमंजारो है, इसके अलावा जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है कि पठार क्या होते हैं? तो उठी हुई एवं सपाट भूमि, एक ज़मीन जो होगी वो उठी हुई होगी लेकिन पहाड़ों की तरह शंकु आकार की नहीं होगी, सपाट होती है मेज की तरह, उसे पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा पठार है? तो दक्कन का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। सोना एवं हीरों के खनन के लिए कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो अफ्रीका का पठार है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर के पठार में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो लोहा, कोयला और मैंगनीज के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। इसके बाद जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है ये जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो हमारे भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है कि भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना है? तो 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यानी कि गुजरात तक 2900 किलोमीटर। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे हमारा भारत जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जैसे पश्चिम में अरब सागर हो गया, पूर्व में हमारी बंगाल की खाड़ी हो गई तथा दक्षिण में हिंद महासागर हो गया। नेक्स्ट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी तक। तो देखिए उत्तर लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ से प्रश्न अगर बनेगा तो आपको ऑप्शन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरीके से, तो अक्षांश में हमेशा उत्तर आएगा और देशांतर में पूर्व आएगा, क्योंकि जो हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो हमारा देश भारत है वो स्थित है। और देशांतरी विस्तार पूछे तो आपसे 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक। तो देखिए पूर्व और उत्तर इन दो के बीच आपको याद रखना है, और पश्चिम और दक्षिण जिस भी ऑप्शन में है वो आपको वहाँ से हटा देना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय हैं? तो देखिए जो बड़े बड़े देश होते हैं जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पूरे देश में एक ही मानक समय नहीं हो सकता। हमारे भारत में जैसे एक ही मानक समय है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूर्व से पश्चिम की ओर इनकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई है, इसलिए इस देश में 7 मानक समय है, और वहीं कनाडा में 6 मानक समय माने गए हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में जब हमने देखा था कि रूस में 11 मानक समय है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो देखिए हर 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का समय का जो अंतर है आ जाता है, और इसी कारण जो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 6 बजे निकलता है तो वहीं गुजरात में 8 बजे निकलेगा, यानी कि
इन दोनों राज्यों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है हमारे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत के साथ कितने देशों की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। तो 7 देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा आपके नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य पहले किसका एक भाग था। तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है 2 जून 2014 को। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान है। और वहीं सबसे छोटे राज्य की बात करें तो आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियां हैं, इनके द्वारा किस डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और ये इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है कि सबसे उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत है इसे 3 श्रृंखलाओं में बांटा जाता है और सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है उसे बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और इसी श्रृंखला में सबसे ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे दक्षिण में हिमालय की जो श्रृंखला है उसका नाम क्या है। तो उसे शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियों के नाम। तो देखिए, नर्मदा और तापी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और प्रवाल क्या होते हैं। तो छोटे समुद्री जंतुओं के जो कंकाल होते हैं उन्हें प्रवाल कहते हैं। इन्हें पॉलिप भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा गोदावरी, ये ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 2 द्वीप समूह कौन से होते हैं। तो देखिए, द्वीप समूह वो होते हैं जो चारों तरफ जल से घिरे होते हैं। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे 2 द्वीप समूह हैं जो भारत के हैं। नेक्स्ट है कि मौसम की औसत दशा क्या कहलाती है। तो उसे जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानसून जो शब्द है ये किससे बना है। तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, और इसी से ये मानसून शब्द बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत के मेघालय राज्य में मौसिनराम एक स्थान है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे कम पूछा जाए तो राजस्थान में जैसलमेर है, जहाँ बहुत कम होती है या किसी वर्ष तो होती ही नहीं है। नेक्स्ट है कि जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और इन स्थानों पर क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए ये जो वन होते हैं बहुत घने होते हैं। इतने घने होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाता है। और ये जो है वन या यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, जिससे क्या होता है, हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या एक और नाम है इनका सदाबहार वन, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अब ये पाए कहाँ जाते हैं। तो देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर पूर्व के कुछ राज्य हैं और इसके अलावा हमारी जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर थोड़े स्थान में ये पाए जाते हैं। और इनमें कौन से प्रमुख वृक्ष आते हैं। तो महोगनी, एबोनी और रोजवुड इनके प्रमुख वृक्ष हैं। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये दूसरे प्रकार के हैं। इनको किस और नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्षा वन को तो सदाबहार वन, क्योंकि हमेशा वर्षा रहेगी तो हरे भरे रहेंगे हमेशा। और पतझड़ वन जो मानसूनी वन, यानी कि मानसून आएगा उस समय ये हरे भरे होंगे। ठीक है, यानी कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो पतझड़ वन है इनमें कौन से वृक्ष आते हैं। तो आपके साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम ये प्रमुख वृक्ष हैं। और ये पाए कहाँ जाएंगे, मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि देश के शुष्क भागों में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो शुष्क भागों में पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पानी कम होता है और इसलिए इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनमें बड़े बड़े कांटे
होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, ये कटीली झाड़ियों के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि शंकुधारी वृक्ष कौन से होते हैं। तो देखिए, जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो हैं चीड़, पाइन और देवदार, और पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतों में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, खारे पानी में पाए जाते हैं ये वन, और पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन भी रखा गया है। नेक्स्ट है कि एशियाई शेरों का निवास कहाँ है। तो गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर रहते हैं। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो असम के जंगलों में। नेक्स्ट, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। तो कच्छ के रण में। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर कौन से हैं। तो जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू, ये जानवर वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए सरकार ने किन योजनाओं को शुरू किया था। तो हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना और बाघों के लिए बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, ये आज हमारी 6th क्लास की कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।